जनाब, हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM आज मालाकंड में जलसा करने जा रही है। ब्रेक के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जलसों में वापसी होगी। मरियम नवाज आज के जलसे से गैर हाजिर रहेंगी। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान रैली के साथ बटखेला पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए PDM वर्कर्स सखाकोट में जमा होना शुरू हो गए हैं। और अपडेट ये भी है कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान स्वात एक्सप्रेस वे के रास्ते से गुजरेंगे और वहीं से जलसागाह पहुंचेंगे। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे एहसानुल्लाह शाकिर स्वात एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी एहसान। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, PDM के जलसे से मुतल्लिक मजीद भी अपडेट्स शामिल करते अपने नुमाइंदगान का रुख करते हैं। जी बिल्कुल, आज मलाखन डिवीज़न में PDM जो है वो सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा कर रही है और इसके लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मैं इस वक्त स्वात इंटरचेंज में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के काफ़िला जो है वो इसी रास्ते से मुमकिन तौर पर जाएगी और वहाँ पर रैली जो है उनका इनेकाद हो रही है। तो इसी सिलसिले में वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी कायदीन जो है वो रैली से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ जलसे के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और रैली में शिरकत करने के लिए मलाखन डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी, साथ साथ ये भी बताते चलें कि सिक्योरिटी वजूहात के बायस PDM के जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का बताना है कि बॉम्ब प्रूफ कंटेनर जफर पार्क में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए GT रोड पर जलसा होगा। जी हाँ, वो बटखेला में जियो न्यूज़ के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। PDM की रैली जो कि आज जिसका इनेकाद यहाँ पर जफ़र पार्क में होना था, अब इसको रिलोकेट कर दिया गया है और अब ये जलसे का मकाम जो है वो जफ़र पार्क की बजाय GT रोड पर ये जलसा होगा और रैली जो है वो मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पर पहुँचेगी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस जलसे को क्यों रिलोकेट कर दिया गया है, वजूहात क्या है। रात को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हुए हम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, क्योंकि यहाँ पर सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। कायदीन ने यहाँ पर रैली के एंड में जो है इस जफ़र पार्क में ख़िताब करना था, तो कुछ सिक्योरिटी वजूहात पे हमने इसको रिलोकेट किया और हमने रात को 2-3 साइट्स देखी। उस पर हमने नज़दीक तरीन जो जफ़र पार्क के साथ जगह थी उसको हमने चुना है, क्योंकि उससे जो है कायदीन चेयरमैन बिलावल साहब और बाकी कायदीन जो हैं वो आएंगे। हमारे पास एक अपना कंटेनर है, बुलेट प्रूफ ट्रक है, बम प्रूफ ट्रक है, जिससे हमारे जो कायदीन हैं वो वहाँ से उसी से खिताब करेंगे, क्योंकि वो ट्रक जो है वो यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता था इस पार्क में। इसलिए हमने जो है नियरेस्ट लोकेशन जो है वो चुनी है और उससे जो है कायदीन जब आएंगे आज दोपहर को यहाँ से 2 बजे यहाँ से खिताब करेंगे। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ पर मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जजमेंट के अंदर के नवाज शरीफ अब एक सर्टिफाइड झूठे और बदखियानत इंसान है, क्योंकि जो तराजू है 62-63 आर्टिकल आइन के, उसके ऊपर वो पूरे नहीं उतरते और उन्होंने वो झूठ बोला और झूठ बोल के अपने असासे छुपाए और अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग छुपाए। अच्छा, इस बयान करने का मकसद ये है कि इसके पीछे एक थीम है कि किस तरह से इसको हमेशा चीज़ को स्पिन किया जाता है। और एक ये स्पिन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कल का वो जो इंटरव्यू भी यूट्यूब पे चल रहा है वो कावे मुसावी का, तो उसने भी स्पिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये स्पिन करते हैं। तो वो जब आया तो उसको भी स्पिन करने की कोशिश की गई पनामा के फ़ैसले को, और एक बयानिया गढ़ा गया कि जी हमें तो करप्शन के ऊपर तो नहीं निकाला, ये तो एक अकामे के ऊपर निकाल दिया गया। ये अकामे की थोड़ी तफसील में आखिर में आऊँगा, लेकिन आपको करप्शन के ऊपर ही निकाला गया, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही निकाला गया, आपको अकाउंटेबिलिटी कोड से सज़ा भी मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन के ऊपर हुई है। नैब का कानून आप पढ़ लीजिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम टेस्ट पास कर चुका है, इसके ऊपर 12 जजमेंट्स हैं। अजीज़ मेमन की एक बड़ी रिपोर्टेड जजमेंट है, उसके अलावा असफंद वली की जजमेंट है। प्रिजम्पशन जो है कानून के अंदर कि अगर आपके असासे भी पकड़े जाते हैं और आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो कानून का जो प्रिजम्पशन है वो ये है कि आपने ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से कमाए हैं, अनलेस आप प्रूव कर सकें कि आपके ज़राए क्या हैं।
यहाँ पे मैं मिसाल देना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए। कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने 30-35 साल एक पाई जो उन्होंने अपने मेहनत से एज अ स्पोर्ट्समैन कमाई थी, उसका पूरा हिसाब और मनी ट्रेल दिया और अदालत उज़्मा से सादिक और अमीन करार पाए। अब यहाँ पे डिमांड ये है कि ये चूँकि पटवारी हों, जैसा चाहते हैं कि वो करप्शन ये समझते उसको, जिस तरह से वो एंटी करप्शन वाले ट्रैप रेड में पटवारी को पकड़ते हैं कि वो 400 रुपया या 4000 रुपया किसी से ले रहा हो तो उस पर नोट जो हैं वो निशान वाले होते हैं तो उनको पकड़ा जाए। तो अब नवाज़ शरीफ साहब की ये वाली ख्वाहिश पता नहीं कब पूरी होगी, लेकिन इसके अलावा लीगली तमाम अदालतों से ये साबित हो चुके हैं। अच्छा, अब ये चूँकि ये सब में शामिल है, ये झूठ खुद नहीं बोलते थे, इनके साहबजादे भी आपने देखा वो इंटरव्यूज़ आए थे। फिर एक साहबजादी मरीम नवाज़ और मरीम सफदर, वो भी कन्फ्यूजन रहती है। उनका फरमान ये है कि जी शुरू में फरमाया था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उसी जिस अकामे का रोना रोते हैं उसी अकामे की आड़ में जो 1 अरब से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई सऊदीया से पाकिस्तान हिल मेटल के नतीजे में, उसकी एवज़ हज़ारों कनाल ज़मीन यहाँ पे ख़रीदी और वो भी किस तरह से कोड़ियों के बाई ख़रीदी, वो भी एक लंबी दास्तान है। लेकिन झूठ का एक सिलसिला है। और अब रिसेंट उस झूठ के सिलसिले में कनेक्शन ये है अभी की स्टोरी में कि जब ये लंदन से खबर आई कि लंदन की हाई कोर्ट ने एवन फील्ड की अटैचमेंट का मुकदमा खारिज कर दिया, इतनी खबर थी, ना किसी ने ऑर्डर देखा, ना देखा कि उसके अंदर किस बाबत ये ऑर्डर जारी हुआ है। और मुझे नहीं पता कि ये मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ साहब कुछ पढ़ते लिखते हैं या कोई ऑर्डर देखते हैं या बयानबाजी करने से पहले, या कोई इनके वकील भी होंगे। ज़ाहिर बात इतने मालदार लोग हैं, इतने मियाँ साहब तो शिकायत भी करते रहे कि वकीलों को फ़ीस दे दे के उनका हाल बुरा हो गया। पता नहीं किसी से मशवरा करते हैं या वैसे ही जो बयानिया है वो झूठ के ऊपर मबनी है। तो इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने, मैंने देखा था, उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया लंदन में कि देखें जी बिल्कुल हमें तो बरी कर दिया, लंदन की अदालत ने बरी कर दिया एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर। मरीम नवाज़ के मैं ये ट्वीट्स भी प्रिंट करके ले आया हूँ। 2 ट्वीट्स इन्होंने इसके ऊपर किए जिसमें वो ये कहती हैं कि जी माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात ढूंढने के लिए $2,88,00,000 अदा किए गए, फिर भी नाहली के लिए कामे और सज़ा और जज अरशद का सहारा लेना पड़ा। एवन फील्ड केस की असलियत भी सामने आ गई। अच्छा, उसके बाद ऊपर भी यही इनकी ट्वीट थी, नवाज़ शरीफ साहब का भी यही इंटरव्यू था। अब इस तनाज़र में पहली तो चीज़ ये है कि एक दफ़ा से फिर मरीम सफदर का नवाज़ शरीफ साहब का झूठ पकड़ा गया। दोनों चीज़ों पे आ जाते हैं। ब्रॉडशीट क्यों हायर की गई, ब्रॉडशीट ने क्या किया नहीं किया, वो एक अलग बहस है। और उसके ऊपर भी जो कावे मौसावी का इंटरव्यू है, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो एक दफ़ा फिर इनकी तमाम चीज़ों के ऊपर निशानदेही करते हैं। अब जो पहली तो बात है कि जब आ जाते हैं जो इन्होंने कहा कि कावे ये ब्रॉडशीट के मुकदमे में इनको बरियत होगी और लंदन के एवन फील्ड अपार्टमेंट साबित हो गए कि ठीक थे। जो कल का इंटरव्यू अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये कहता है कि इट इज़ पैक ऑफ लाइज, दे आर ट्राइंग टू स्पिन द फैक्ट्स, कंप्लीट लाइज। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट रेट स्पिन है, यानी कि चीज़ों को ये घुमाने की कोशिश करते हैं अपने फेवर में। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसकी इंटरव्यू में देख रहा था कि सन 2012 में नवाज़ शरीफ के किसी नेफ्यू ने, अब वो भांजा है या भतीजा है, उनमें से किसी ने कावे मुसावी को ब्राइब करने की कोशिश की, उसको रिश्वत देने की कोशिश की कि वो अपने क्लेम से दस्तबरदार हो जाए। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जितने भी आप लोगों के रिपोर्टर्स हैं जो लंदन में हैं, जो उनके साथ हर वक्त वॉक पे नहीं जाते, उनके अलावा जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनका हक बनता है कि नवाज़ शरीफ साहब पूछें कि वो कौन सा भांजा है, भतीजा है, क्या ये मुसावी का बयान दुरुस्त है कि उसने आपको ब्राइब करने की कोशिश की। और अगर नहीं है तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है। उसको, वो भी लंदन में है, ये भी लंदन में आजकल फारिग हैं और तो कुछ शुगल है नहीं, तो उसको सुई कर लें डैमेजेस में, डेफेमेशन में। तो एक तो उसने ये कहा। अच्छा, दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि आर्बिट्रेशन ये था क्या ब्रॉडशीट का मामला। ब्रॉडशीट, और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, ब्रॉडशीट एक एसेट ट्रेसिंग कंपनी थी जिसको सन 2000 के लगभग हायर किया गया एक एग्रीमेंट के तहत कि आप
ये 200 लोगों की लिस्ट है उस वक़्त का जो नैब था उसने, और इनके जो एसेट ट्रेसिंग है और इनके ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठे करने में ये इदारा हमें असिस्टेंस देगा। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, और उसके बाद ये मैं आपके सामने बिल्कुल फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ इनकी जजमेंट्स के अंदर से, और उसके बाद जो भी इसके अंदर से सबूत सामने आएंगे उसके नतीजे में जो भी रिकवरीज़ होंगी उसमें उनको 20% मिलेगा। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस वक़्त कुछ वक्त गुजरने के बाद ब्रॉडशीट के साथ ही एग्रीमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया, इसलिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नैब का ये मानना था कि वो उन्हें कोई खातिर ख्वाह असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और वो ख़ुद से ही एविडेंस ढूंढ लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। मामला वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वो सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद इन्होंने ब्रॉडशीट आर्बिट्रेशन में चली गई अपने उस मुआहदे के तहत, और मुआहदे के तहत उन्होंने आर्बिट्रेशन में से ये डिमांड की कि आपने चूँकि ये रिकवरीज़ की हैं और वो अरबों की रिकवरीज़ थी जो उस टारगेट से हुई, उसमें हमें हमारा 20% अदा किया जाए। टोटल मुकदमा जो था ये आर्बिट्रेशन यानी कि मसालती एक काउंसिल होती है, अदालत होती है, उसके सामने चला, उस एग्रीमेंट के मुताबिक था। 2009 में इन्होंने ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की आर्बिट्रेशन की, अक्टूबर 2009 में ब्रॉडशीट ने। उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनका इन मामलात के अंदर कितना इंटरेस्ट है मुझसे आप बेहतर जानते हैं। ये 2009 से लेके सन 2016 तक मुकदमा ये चलता रहा मसालती अदालत में। पहले NRO के एक हुकूमत थी, फिर NRO की दूसरी हुकूमत थी, दोनों ने जिस तरह से मुकदमा परसू किया वो एक अलग बहस है। पाकिस्तान के नैब का और पाकिस्तान का ये क्लेम था कि इन्होंने हमें असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की। ब्रॉडशीट का ये कहना था कि असिस्टेंस प्रोवाइड करें या ना करें, मुआहदे के तहत आप हमें 20% देने के पाबंद हैं। मुसालती अदालत ने 2016 में मुआहदे की शिकों के मुताबिक ये करार दिया कि आप इनको पैसे देने के पाबंद हैं, क्योंकि मुआहदे के अंदर लिखा था कि, और ये मुआहदा गलत हुआ था, उसके अंदर ये लिखा था कि मुआहदे में कि अगर ये कोई काम करें ना करें इसके बावजूद इर्रिवोकेबल यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता, इनको अपने पैसों की अदायगी करनी है। उसके बाद से 2016 के बाद फिर क्वांटम की प्रोसीडिंग्स होती हैं कि पहले ये तय पाता है कि पैसे बनते हैं कि नहीं, और उसके बाद कितने पैसे दिए जाने हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स 2 साल चली। जब हम हुकूमत में आए तो उस वक़्त ये क्वांटम डिसाइड हो चुका था और हमने फिर अपील फ़ाइल कर दी, और वो 2 साल अपील का सिलसिला चला साल 2020 तक। उसके बाद ये जो अब एवन फील्ड का यहाँ पे जो कनेक्शन और लंदन हाई कोर्ट आता है वो वाज़े करना बड़ा ज़रूरी है। जब उनको अवार्ड हो गया और अपील का प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया, तो इन्होंने जो इनके हक़ में अवार्ड हुआ उसको हासिल करने के लिए ब्रॉडशीट ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर एक चार्जिंग ऑर्डर ले लिया लंदन की हाई कोर्ट से। चार्जिंग ऑर्डर ये होता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, और चूँकि हमारे पास एक जजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेट की, यानी कि उन्होंने ये हमारे पैसे देने हैं, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर इसको डिस्पोज ऑफ ना किया जा सके जब तक हमारा डेट अदा ना हो जाए। और उस मद में अच्छा, अगर इस लंदन हाई कोर्ट के इस चार्जिंग ऑर्डर को उन्होंने पहले प्रोविजनल उसको चार्जिंग ऑर्डर दे दिया, और जो प्रोविजनल चार्जिंग ऑर्डर दिया वो दिया है जून 2020 में। जून 2020 में जब वो प्रोविजनल चार्जिंग ऑर्डर दिया तो उन्होंने फिर ये माना कि पाकिस्तान का इसके अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जजमेंट कह चुकी है कि ये प्रॉपर्टी जो है बहक़ सरकार पाकिस्तान जब्त कर ली जाए। अब 100% वो फुली पाकिस्तान को रिवर्ट तब होगी जब आपका सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला तय हो जाएगा। जब उन्होंने ये कह दिया तो इसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर चार्जिंग ऑर्डर लगा दिया, और चार्जिंग ऑर्डर लगाने के बाद जब दिसंबर में ये जो ख़बर बनी वो इस तरह से बनी कि ये अब मेरे पास उस फैसले की कॉपी भी मौजूद है, जिसमें जो इसको 17 दिसंबर के बाद ये हाई कोर्ट में इन्होंने चार्जिंग ऑर्डर ख़त्म कर दिया, विड्रॉ कर दिया, यानी कि ब्रॉडशीट ने अपना चार्जिंग ऑर्डर वापस इसलिए ले लिया कि उनको पेमेंट हो गई जो उनकी डेट की पेमेंट थी, तो इसलिए अब उनका कोई क्लेम नहीं बना। तो टोटल प्रोसीडिंग्स जो लंदन में हुई थी वो ये हुई कि वो चार्जिंग ऑर्डर ख़त्म हो गया, और ख़त्म इसलिए हुआ कि ब्रॉडशीट को उनकी पेमेंट होगी, लेकिन उस चीज़ को ऐसे स्पिन किया गया कि जैसे बकौल मरियम के अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह और वो बेगुनाह करार पाए। तो ये इनका एक और झूठ पकड़ा गया। बाकी जो बातें कावे मौसवी के इंटरव्यू की हैं उसमें से कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक बात तो ये है कि जिस चीज़ पे ये रिलाय कर रहे थे कि शायद उस बंदे ने इनके हक़ में कोई बात कर दी है, उसने एक पूरे इंटरव्यू के अंदर बतला दिया है कि ये तो हैं ही चोर और इन्होंने हमें
भी ब्राइब करने की कोशिश की। और इसके साथ साथ उन्होंने इनके जो लंदन हाई कोर्ट के फ़ैसले को ऊपर अपना बयानिया पेश करने की कोशिश की, उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया। और आखिर में ये जो चीज़ बार बार दोहराई जाती है अकामे की कि जी सिर्फ़ अकामा, ये जहन में रखिए कि ये सिर्फ़ अकामे की बात नहीं है। अभी आपके सामने एक हालिया मिसाल मौजूद है ख्वाजा आसिफ की। ये अकामे की आड़ में पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग को आसानी से कर पाता है। अब ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो बाकी सारा केस है उसमें से एक में ये टोटल केस नहीं है ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़। ख्वाजा आसिफ के केस में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तमाम असासों का कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई उसके पीछे ख़रीदो फ़रोख्त या कारोबार नहीं है। लेकिन एक असासा उनमें से जो है वो आम आदमी के समझने के लिए बड़ा आसान है और अकामे की सूरत में भी आपको समझ में आता है। वो है उनकी दुबई से 14 करोड़ की सैलरी। अब एक शख्स पाकिस्तान में वज़ीर दिफा है, फिर उसके बाद वो पानी और बिजली का वज़ीर बनता है, फिर उसके बाद वो वज़ीर ख़ारजा बनता है। लेकिन इस तमाम दौरान, इस तमाम पीरियड में वो दुबई की एक कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कंपनी के अंदर तनख्वाहदार मुलाजिम भी है, जिसने अपने एग्रीमेंट के मुताबिक, जो उसने एग्रीमेंट सो कॉल्ड पेश किया, 8 घंटे की शिफ्ट भी लगानी है, हफ्ते में सिर्फ 2 छुट्टियां हैं, साल में सिर्फ 20 छुट्टियां हैं, और वो वहाँ पे 50,000 दिरहम के ऊपर मुलाजिम है। और वो पैसा, और चलें ये बात भी मान ली जाती कि अगर कोई इसका सबूत दिखा देते, ख्वाजा आसिफ की उस क्लेम का कि ये 14 करोड़ रुपया मुझे सैलरी मिली, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो पेश नहीं कर सके 2 साल गुजरने के बावजूद। आप तमाम लोग मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम करते हैं, अखबारों में काम करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको 50,000 दिरहम सैलरी मिलती होगी। अगर मिलती है तो मैं आपकी जगह नौकरी करने को तैयार हूँ। जो भी हमें यहाँ छोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं वो भी कैश शायद ही किसी को मिलता हो, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, आपका कंपनी आपको ट्रांसफ़र करती है। ये एक ऐसी वाहिद नौकरी थी दुनिया की जिसने उनको अकाउंट में पैसे ही ट्रांसफ़र नहीं किए, ख्वाजा साहब को कैश पकड़ा देते थे। तो अब अच्छा, वो उसके ऊपर बैंकिंग सिस्टम क्यों सवाल नहीं करता था? क्योंकि इनके पास अकामा था। ना वहाँ का बैंकिंग सिस्टम ने कभी सवाल उठाया, ना यहाँ के बैंकिंग सिस्टम ने उठाया, क्योंकि वो कागज़ों में यूएई के रेजिडेंट थे, जबकि उस दौरान वो पाकिस्तान में MNA थे तवातर के साथ, पाकिस्तान में 3 अहम वजारतों के ऊपर रहे। अब ये अगर करप्शन नहीं है, ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इनको वही, ये सिर्फ करप्शन को समझते हैं कि पटवारी जो है वो रंगे हाथों पैसे लेता पकड़ा जाए। तो इसके अलावा तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये अकामे के पीछे दास्तान क्या है। ये तमाम अकामे हैं, और बात यह है कि सिर्फ इसी पार्टी के अकामे क्यों निकल रहे हैं। एहसन इकबाल को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, सारी टॉप लीडरशिप के पास अकामा है, और उस अकामे के नतीजे में जितना पैसा है उसका कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी करना बड़ा ज़रूरी है, और तवातर के साथ इनके बयानिए को रिजेक्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है, समझ के साथ, फैक्ट्स के साथ, दस्तावेज़ के साथ, सबूतों के साथ। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है? सब बारी बारी कर ले यार, कोई जी। फिर आप वो क्यों दी गई थी? यानी बड़ी मछली जो है वो बाहर जा चुकी है, अब दूसरी मछलियां जो है वो बकरी जा रही हैं, तो क्या वजह है कि मियां नवाज शरीफ किस डील के तहत बाहर गए थे? देखिए, नवाज शरीफ को बाहर जाने के ऊपर आपके सामने, आपको याद होगा, उनकी बीमारी का मामला था, और यहाँ पे लम्हा बलम्हा आपके तवसत से और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के तवसत से कि उस वक्त प्लेटलेट्स काउंट जितना होता था कि अब इतने गिर गए हैं, इतने गिर गए हैं। फिर मेडिकल बोर्ड बिठाया गया, मेडिकल बोर्ड ने उनकी सेहत के बारे में पूरी एक रिपोर्ट दी। फिर उन्होंने ECL से रिमूवल की दरख्वास्त दी। ECL से रिमूवल की दरख्वास्त के ऊपर पूरी डेलिब्रेशंस हुई, और जो खदशात आपके हैं वही खदशात वफाकी हुकूमत के थे, और उन्हीं खदशात को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक शर्त आयद की थी, और वो शर्त ये थी कि जितने आपके ऊपर करप्शन के केसेस हैं उनके अंदर जो जुर्माने की अमाउंट है और जो आपने एम्बेज़लमेंट की है, जो उसमें एलिज्ड है और कुछ जगह साबित भी हो चुकी है, वो ज़र ज़मानत के तौर पर रखा जाए और फिर इनको इलाज की गर्ज से बाहर जाने दिया जाए। तो वफाकी हुकूमत ने उनको कंडीशनल इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस हुक्म को लाहौर हाई कोर्ट में, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको पर्सनल अंडरटेकिंग के ऊपर जाने की इजाज़त दी।
और इसलिए वो जुडिशल ऑर्डर के तहत उनको जाने की इजाज़त मिली। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो जुडिशल ऑर्डर था वो उसकी भी वायलेशन में है, और शहबाज शरीफ साहब भी, जो कि वो ज़मानती थे इसके अंदर, तो दोनों उसकी वायलेशन में हैं। इसलिए और साथ साथ वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पे उनका मुकदमा चल रहा है, वहाँ से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुके हैं, यानी कि इश्तिहारी और अगर आम ज़बान में कहें तो भगोड़े, तो वो भगोड़े साबित हो चुके हैं। अब इसमें तो डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। सर वो माइक नैब को कोई और हेड कर रहा था, हालात कुछ और थे, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर नून लीग की गवर्नमेंट थी, फैसला सिर्फ आपके दौर में आया। कंपनी के जो हैं फैसला भी पहले आया है, जो फाइनल अपील अब डिसाइड हुई, ठीक हो गया। इस वक्त वो कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज भी इंटरेस्ट ले तो वो शवाहिद के साथ इसके अंदर मुआवनत करने को तैयार हैं। आप बराह रास्त इस मामले को देख रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत का, इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का, आपका कोई इरादा है इस केस को लेके आगे परसू करने का? देखिए, हम तमाम केसेस को परसू कर रहे हैं, लेकिन हमें माजी की चीज़ों से सीखना भी चाहिए। किसी प्राइवेट फर्म के साथ असिस्टेंस का काम करना, उसके कुछ और क़वाइद ज़वाबित होते हैं, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करने में कुछ और होते हैं। मैं ये जो ब्रॉडशीट वाले साहब हैं, इनको एक दो दफ़ा मिला भी, और ये ख़ुद कहीं कोर्ट भी कर रहे थे कि मैं इनको मिला हूँ। मैं इनको मिला इसलिए था कि जब ये अवार्ड हो गया तो मैंने कोशिश की कि हम अवार्ड के ऊपर निगोशिएट करें कि जितना कम से कम हमारे टैक्स पेयर का नुकसान हो सके। उस वक्त इन्होंने हमें ऑफ़र भी की और कुछ ज़ुबानी बातें भी की कि जी हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा था, उस बुनियाद के ऊपर अब हमारा ये फ़ैसला यही है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। हमारा इस वक्त एक मुआहदा है बरतानिया की जो ऑफिशियल एजेंसीज़ हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी उनके साथ है, बरतानवी होम डिपार्टमेंट के साथ हम काम करते हैं। मुख्तलिफ़ केसेस हैं वहाँ पे, देखिए उसमें एक टैक्स पेयर का कोई ख़र्चा नहीं होता, और इस किस्म की इवेंचुअलिटीज़ जहाँ पे कल एक एग्रीमेंट के अंदर इस तरह की चीज़ें निकल आएँ तो वो नहीं होती। तो इसलिए इस गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम करें हर जगह, और जहाँ कहीं असिस्टेंस दरकार हो वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम प्राइवेट फर्म्स को इस्तेमाल किया जाए। तो इस वक्त इनके साथ तो कोई इरादा नहीं। शहजाद साहब ये बताइएगा कि ब्रॉडशीट स्क्रीन की एक जानिब आप देख सकते हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दूसरी जानिब शहजाद अकबर